तलाक लेने के बाद वह बिल्कुल निश्चिंत हो गई थी। अब वह हर रोज की डांट डपट और मारपीट नहीं थी। निकी बड़े आराम और इत्मीनान से अपना गुजर बसर कर रही थी। यह तलाक पूरे 10 साल बाद हुआ था। निकी का शौहर बहुत जालिम था, परले दर्जे का निकम्मा और शराबी कबाबी। भांग चरस की भी लत थी। कई कई दिन भंगड़खानों और तंग गलियों में पड़ा रहता था। एक लड़का हुआ था जो पैदा होते ही मर गया। 1 साल बाद एक लड़की हुई जो जिंदा थी और अब 9 साल की थी। निकी से उसके शौहर गाम को अगर कोई दिलचस्पी थी तो बस इतनी कि वह उसे मार सकता था, जी भरकर गालियां दे सकता था। जब जी में आता कुछ दिन के लिए घर से निकाल देता था। इसके अलावा निकी से उसका कोई सरोकार नहीं था। मेहनत मजदूरी से जब भी निकी के पास थोड़ी बहुत रकम जमा होती तो वह जबरदस्ती छीन लेता था। तलाक बहुत पहले हो जाती क्योंकि मियां बीवी के साथ रहने की कोई सूरत ही नहीं थी। यह सिर्फ गाम की जिद थी कि मामला इतनी देर तक लटका रहा। इसके अलावा एक और बात थी कि निकी के आगे पीछे कोई भी नहीं था। माँ बाप ने उसे डोली में डालकर गांव के हवाले किया और 2 महीने के अंदर अंदर इस दुनिया से चले गए, जैसे उन्होंने सिर्फ इसी मकसद के लिए मौत को रोका हुआ था। उन्हें अपनी बेटी को एक लंबी सज्जा के लिए गांव के हवाले करना था। बहुत दूर के 2-1 रिश्तेदार होंगे, मगर निकी से उनका कोई वास्ता नहीं था। उन्होंने खुद को और भी दूर कर लिया था। गांव कैसा है यह निकी के माँ बाप अच्छी तरह जानते थे। उनकी बेटी सारी उम्र रोती रहेगी यह भी उन्हें अच्छी तरह मालूम था। लेकिन उन्हें तो अपनी जिंदगी में एक फर्ज से छुटकारा पाना था, और ऐसे छुटकारा पाया कि सारा बोझ निकी के नाजुक कंधों पर डाल गए। तलाक लेने से निकी का यह मतलब नहीं था कि वह किसी शरीफ आदमी से निकाह करना चाहती थी। दूसरी शादी का ख्याल उसे कभी आया तक नहीं था। तलाक होने के बाद वह क्या करेगी क्या नहीं करेगी, इस बारे में भी निकी ने कभी नहीं सोचा था। असल में वह हर रोज की झिक-झिक और मारपीट से बस एक सुकून की सांस लेना चाहती थी। तलाक का सवाल तब उठा जब वह गांव के सुधार के लिए दिन रात दुआएं मांग मांग कर थक गई थी और उसके हाथ अपनी या उसकी मौत की दुआ के लिए उठने लगे थे। जब यह तरीका भी बेअसर साबित हुआ तो उसने अपने शौहर से हाथ जोड़कर विनती की कि वह उसे छोड़ दे, अलग कर दे। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, 10 साल बाद एक अधेड़ उम्र की मिरासिन से गांव की आंख लड़ गई और एक दिन उसकी बात मानकर उसने निकी को तलाक दे दी और बेटी पर भी अपना कोई हक न जताया। खैर, निकी निश्चिंत हो गई और एक छोटी सी कोठरी किराए पर लेकर चैन के दिन गुजारने लगी। उसके 10 साल उदास खामोशी में बीते थे। दिल में हर रोज बड़े बड़े तूफान उठते थे, मगर वह शौहर के सामने उफ तक नहीं कर सकती थी, क्योंकि बचपन से ही उसे यह सिखाया गया था कि शौहर के सामने बोलना सबसे बड़ा गुनाह है जो कभी माफ नहीं किया जाता। अब वह आज़ाद थी, इसलिए वह चाहती थी कि 10 साल की घुटन किसी न किसी तरह निकाल सके। यही वजह थी कि अब पड़ोसियों से उसकी अक्सर लड़ाइयां होने लगीं। मामूली तू तू मैं गालियों की लड़ाई में बदल जाती। निकी पहले जितनी चुप रहती थी, अब उतनी ही उसकी जुबान चलती थी। पल भर में वह सामने वाले की 7 पुश्तों की खबर ले लेती। ऐसी ऐसी गालियां और ताने देती कि सामने वाला सकते में आ जाता। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में निकी की धाक बैठ गई। यहां ज्यादातर कामकाजी आदमी रहते थे जो सुबह सुबह काम पर निकल जाते और देर रात लौटते। दिन भर मोहल्ले में जो औरतों के झगड़े होते, उनसे ये मर्द बिल्कुल बेखबर रहते थे। शायद इनमें से किसी को यह भी नहीं पता था कि निकी कौन है और मोहल्ले की सारी औरतें उससे क्यों डरती हैं। चरखा काटकर, बच्चों के लिए गुड़िया बनाकर और इसी तरह के छोटे मोटे काम करके वह गुजर बसर के लिए कुछ न कुछ कमा लेती थी। तलाक को करीब करीब 1 साल हो चुका था। उसकी बेटी भोली अब 11 साल की हो चुकी थी और तेजी से जवान हो रही थी। निकी को उसकी शादी की बहुत चिंता थी। उसके अपने गहने थे, मगर गांव ने एक एक करके सब बेच डाले थे। सिर्फ नाक की कील बची थी, वह भी घिसते घिसते आधी रह गई थी। उसे भोली का पूरा दहेज बनाना था और उसके लिए अच्छी खासी रकम चाहिए थी। शिक्षा की बात करें तो निकी ने अपनी ओर से जो बन पड़ा किया था। भोली ने कुरान पढ़ लिया था, थोड़ी बहुत लिखाई पढ़ाई भी कर लेती थी। खाना बनाना बखूबी आता था। घर के बाकी काम काज भी अच्छे से जानती थी। माँ के साथ जो कुछ हुआ था भोली सब जानती थी। मगर जब मोहल्ले में निकी की लड़ाई होती
तो औरतें उसे ताने देतीं कि वह तलाकशुदा है, जिसे उसके शौहर ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसने उसका जीना हराम कर रखा था। बहुत सी बातें उसकी मां के चरित्र के बारे में भी उसकी कानों में पड़तीं, मगर वह चुपचाप रहती। बड़े बड़े झगड़े होते, मगर वह बिना कुछ कहे अपने काम में लगी रहती। जब पूरे मोहल्ले में निकी की धाक बैठ गई, तो कई औरतों ने उससे प्रभावित होकर उसके पास आना जाना शुरू कर दिया। कुछ उसकी सहेलियां बन गईं। जब उनकी किसी पड़ोसन से लड़ाई होती, तो निकी उनका साथ देती और हर मुमकिन मदद करती। इसके बदले में उसे कभी कमीज के लिए कपड़ा मिल जाता, कभी फल, कभी मिठाई और कभी कभी भोली के लिए कोई सूट भी सिलवा देता था। लेकिन जब निकी ने देखा कि हर दूसरे तीसरे दिन उसे मोहल्ले की किसी न किसी औरत की लड़ाई में शरीक होना पड़ता है और उसके कामकाज का नुकसान होता है, तो उसने पहले दबे लहजे में फिर खुले शब्दों में अपना मेहनताना मांगना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अपनी फीस भी तय कर ली। अगर लड़ाई जोरदार हो तो 25 रुपए, दिन ज्यादा लगें तो 40। मामूली झगड़े के सिर्फ 4 रुपए और 2 वक्त का खाना। मध्यम दर्जे की लड़ाई के 15 रुपए। किसी की सिफारिश हो तो वो कुछ रियायत भी दे देती थी। अब चूंकि उसने दूसरों की तरफ से लड़ना अपना पेशा बना लिया था, इसलिए उसे मोहल्ले की तमाम औरतों और उनकी बहू बेटियों के सारे राज याद रखने पड़ते थे। उनका सारा खानदान, उनके रिश्ते नाते जानकर अपनी याददाश्त में संजो कर रखना पड़ता था। मसलन, उसे पता था कि ऊंची हवेली वाली सौदागर की बीवी, जो अपनी नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती, एक मोची की बेटी है। उसका बाप शहर में लोगों के जूते सिलता फिरता था और उसका शौहर, जो आज जनाब शेख साहब कहलाता है, एक मामूली कसाई था। उसके बाप पर एक तवायफ मेहरबान हो गई थी। वो उसी के पेट से है और ये ऊंची हवेली उसी तवायफ ने अपने यार को बनवा कर दी थी। किस लड़की का किसके साथ चक्कर है, कौन किसके साथ भाग गई थी, कौन कितने बार अबॉर्शन करवा चुकी है, इसका सारा हिसाब निकी को मालूम था। ये तमाम जानकारियां हासिल करने में वो काफी मेहनत करती थीं। कुछ मसाला उसे अपने मुवक्किलों से मिल जाता था, जिसे अपनी मालूमात के साथ मिलाकर वो ऐसे ऐसे बम तैयार करती थी कि सामने वाले के होश उड़ जाते थे। होशियार वकीलों की तरह वो सबसे भारी वार तभी करती थी जब लोहा पूरी तरह गर्म होता, और तब उसकी ये चोट 100% फैसला सुना देती थी। जब वह अपने मुवक्किल के साथ किसी मोर्चे पर जाती थी, तो घर से पूरी तरह तैयार होकर निकलती थी। ताने, तंज, गालियां और छींटाकशी को असरदार बनाने के लिए वह तरह तरह की चीजें साथ लेकर जाती थी। मिसाल के तौर पर घिसा हुआ जूता, फटी हुई कमीज, चिमटा, फुकनी वगैरह वगैरह। कई बार ऐसा भी होता कि आज वह जनते के लिए खैरां से लड़ती, तो 2-2.5 महीने बाद उसी खैरां से डबल फीस लेकर उसे जनते से लड़ना पड़ता था। ऐसे मौकों पर वह घबराती नहीं थी। उसे अपने हुनर में इस कदर महारत हासिल हो चुकी थी और वह अपनी प्रैक्टिस में इतनी दिल से जुटी हुई थी कि अगर कोई फीस देता तो वह खुद अपनी भी धज्जियां उड़ा देती। निकी अब फुर्सत में थी। हर महीने उसे इतनी आमदनी होने लगी थी कि उसने जमा करके अपनी बेटी भोली का दहेज बनाना शुरू कर दिया था। थोड़े ही वक्त में इतने गहने, कपड़े और जरूरी सामान जमा हो गए थे कि वह कभी भी अपनी बेटी को डोली में बिठा सकती थी। अपनी मिलने जुलने वाली औरतों से वह भोली के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढने की बात कई बार कर चुकी थी। शुरू शुरू में तो उसे कोई जल्दी नहीं थी, मगर भोली अब 16 साल की हो गई थी। हूबहू उसकी तरह कदकाठी की वजह से वह 14वें साल में ही पूरी जवान औरत लगने लगी थी। 17वें में तो ऐसा लगता जैसे वह निकी की छोटी बहन हो। लिहाजा अब निकी को दिन रात उसके ब्याह की चिंता सताने लगी। निकी ने बहुत कोशिश की। कोई साफ मना तो नहीं करता था, मगर दिल से हामी भी नहीं भरता था। उसने महसूस किया कि जरूर लोग उससे डरते हैं। उसका ये गुण कि वह लड़ने के फन में किसी से कम नहीं थी, असल में उसी के आड़े आ रहा था। कुछ घरों में तो वह खुद ही कोई रिश्ता नहीं जोड़ती थी, क्योंकि किसी न किसी घर की औरत का मुंह वह बंद कर चुकी थी। दिन पर दिन गुजरते जा रहे थे और घर में एक जवान बेटी कुंवारी बैठी थी। निकी को अब अपने पेशे से घिन आने लगी थी। उसने सोचा कि ऐसा नीच काम आखिर उसने किया ही क्यों, मगर वह करती भी क्या। मोहल्ले में चैन से रहने के लिए उसे पड़ोसनों का सामना करना ही था। अगर वह न करती तो दब कर रहना पड़ता। पहले वह अपने शौहर के जूतों की मार सहती थी, फिर उनके जुल्म की गुलामी करनी पड़ती।
ये अजीब बात थी कि बरसों तक दबे रहने के बाद जब उसने अपना झुका हुआ सिर उठाया और विरोधियों का मुकाबला कर उन्हें शिकस्त दी, तो यही ताकतें उसके पास मदद के लिए झुक कर आईं कि वह दूसरों को शिकस्त दे, और उसे इस मदद के बदले ऐसा लुत्फ मिला कि वो चस्का ही बन गया। वो जब खुद के बारे में सोचती तो उसका दिल नहीं मानता था, क्योंकि उसने सिर्फ भोली की खातिर ये पेशा अपनाया था, वो पेशा जिसे अब लोग नीच समझने लगे थे। ये भी कम अजीब नहीं था कि निकी को पैसे देकर किसी औरत पर उंगली रख दी जाती थी और उससे कहा जाता कि वो उसकी 7 पुश्तों की धज्जियां उड़ा दे, उसके बाप दादा की सारी कमजोरियां अतीत की राख से निकालकर उसका पर्दाफाश करे और उसके वजूद को छलनी कर दे। निकी ये काम बड़ी ईमानदारी से करती थी। वो गालियां जो उनके मुंह से नहीं निकलती थीं, वो अपने मुंह में डालती। उनकी बहू बेटियों के ऐब छुपाकर दूसरों की बहू बेटियों के दोष उछालती। सबसे गंदी गालियां अपने मुवक्किलों की खातिर खुद भी सुनती। लेकिन अब जब उसकी बेटी के ब्याह का सवाल आया था, वही निकी कमीनी, नीच और रज्जील कहलाने लगी थी। एक दो बार तो उसके दिल में आया कि मोहल्ले की उन तमाम औरतों को जिन्होंने उसकी बेटी का रिश्ता देने से इनकार कर दिया था, बीच चौक में इकट्ठा करे और ऐसी गालियां दे कि उनके कानों के पर्दे फट जाएं। मगर फिर उसने सोचा कि अगर उसने यह गलती कर दी तो बेचारी भोली का भविष्य पूरी तरह अंधकारमय हो जाएगा। जब हर तरफ से निराशा हाथ लगी तो निकी ने शहर छोड़ने का इरादा कर लिया। यही एकमात्र रास्ता था जिससे भोली की शादी का कठिन चरण पार हो सकता था। इसलिए एक दिन उसने भोली से कहा, बेटा, मैंने सोचा है कि अब किसी और शहर चलकर रहें। भोली ने चौंक कर पूछा, क्यों मां? बस अब यहां रहने को जी नहीं चाहता। निकी ने उसकी तरफ ममता भरी नजरों से देखा और कहा, तेरी शादी की फिक्र में घुली जा रही हूं। यहां बात नहीं बनेगी। तेरी मां को सब नीच समझते हैं। भोली काफी समझदार थी, फौरन निकी का मतलब समझ गई। उसने सिर्फ इतना कहा, हां मां। निकी को इन 2 शब्दों से गहरा आघात पहुंचा। बड़े दुखी स्वर में उसने भोली से पूछा, क्या तू भी मुझे नीच समझती है? भोली ने कोई जवाब नहीं दिया और आटा गूंधने में व्यस्त हो गई। उस दिन निकी ने अजीब अजीब बातें सोचीं। उसके सवाल पर भोली चुप क्यों हो गई थी? क्या वह सचमुच उसे नीच समझती है? क्या वह इतना भी नहीं कह सकती थी कि नहीं मां? क्या यह उसके बाप के खून का असर था? बात से बात निकलती गई और निकी बुरी तरह उलझती चली गई। उसे बीते हुए 10 साल याद आए, शादीशुदा जिंदगी के 10 साल, जिनका एक एक दिन मारपीट और गाली गलौज से भरा था। फिर उसने अपनी आंखों के सामने तलाकशुदा जिंदगी के दिन लाए। उनमें भी सिर्फ गालियां थीं जो वह पैसों के लिए दूसरों को देती रही थी। थक हार कर वह कभी कभी कोई सहारा तलाशने लगती और सोचती, कितना अच्छा होता अगर मैंने तलाक न ली होती। आज बेटी का बोझ गांव के कंधों पर होता। वह निकम्मा था, निर्दयी था, दोषी था, मगर बेटी के लिए कुछ न कुछ करता ही। यह उसकी बेबसी की चरम सीमा थी। निकी बीमार पड़ गई और चारपाई से लग गई। शुरू शुरू में तो वह इस बीमारी का मुकाबला करती रही। भोली को भी उसने यह एहसास नहीं होने दिया कि अंदर ही अंदर कौन सी दीमक उसे खा रही है। मगर अचानक वह इतनी कमजोर हो गई कि उठना भी मुश्किल हो गया। भोली बहुत चिंतित हुई। उसने हकीम को बुलाया, जिसने नब्ज देखकर कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, बस पुराना बुखार है, इलाज से ठीक हो जाएगा। इलाज नियमित रूप से चलता रहा। भोली एक आदर्श बेटी की तरह अपनी मां की हर संभव सेवा कर रही थी। इससे निकी के दुखी दिल को कुछ राहत मिलती थी, लेकिन बीमारी फिर भी दूर नहीं हुई। बुखार पहले से तेज हो गया और धीरे धीरे निकी की भूख भी खत्म हो गई, जिससे वह बहुत ही कमजोर और निढाल होती चली गई। औरतों में एक खुदा दी हुई खासियत होती है कि वे मरीज की शक्ल देखकर ही पहचान लेती हैं कि वह कितने दिनों का मेहमान है। जब एक दो औरतें बीमार परसी के लिए निकी के पास आईं, तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि वह मुश्किल से 10 दिन और निकाल पाएगी। चुनांचे यह बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। अगर कोई बीमार हो, मरने के करीब हो, तो औरतों के लिए यह एक अच्छी खासी तफरीह का बहाना बन जाता है। वे घर से सज धज कर निकलती हैं और मरीज के सिरहाने बैठकर अपने सभी मरहूम रिश्तेदारों को याद करती हैं। उनकी बीमारियों का जिक्र होता है, उन तमाम इलाजों का ब्यौरा दिया जाता है
जो बेअसर साबित हुए थे। बातों का रुख बदलकर नई कमीजों के डिजाइनों की ओर आ जाता है। निकी ऐसी बातों से बहुत घबराती थी, मगर चूंकि वह खुद भी बीमारों के सिरहाने बैठकर ऐसी ही बातें किया करती थी, इसलिए मजबूर होकर उसे ये बकवास सुननी पड़ती थी। एक दिन जब मोहल्ले की बहुत सी औरतें उसके घर में इकट्ठा हो गईं, तो उसे यह एहसास हुआ कि अब उसका वक्त आ चुका है। उनमें से हर एक के चेहरे पर यह फैसला लिखा हुआ था कि निकी के दरवाजे पर मौत दस्तक दे रही है। इन बीमार परसी करने वाली औरतों को सबसे बड़ा दुख भोली का था। वे बार बार निकी से उसकी बात करतीं कि हाय, इस बेचारी का क्या होगा। गरीब की दुनिया में बस एक माँ होती है, अगर वह भी चली गई तो इसका सहारा कौन बनेगा। फिर वे अल्लाह मियाँ से दुआ मांगतीं कि वह निकी की जिंदगी में कुछ दिन और बढ़ा दे, ताकि वह भोली की जिम्मेदारी पूरी करके जाए। निकी को अच्छी तरह मालूम था कि ये दुआ बिल्कुल झूठी है। अगर उन्हें भोली की इतनी ही फिक्र होती तो उसके रिश्ते से इनकार क्यों करतीं? उन्होंने साफ इनकार तो नहीं किया था, क्योंकि ये दुनियादारी के उसूलों के खिलाफ था, मगर किसी ने हामी भी नहीं भरी थी। वो छोटा सा कमरा जिसमें निकी चारपाई पर पड़ी थी, मरीज पुरसी करने वाली औरतों से भरा हुआ था। ऐसा लगता था कि भोली ने उनके बैठने का इंतजाम पहले से ही कर रखा था। भोली की इस तैयारी और इंतजाम से निकी को बड़ा सदमा पहुंचा था, जैसे वो भी बाकी औरतों की तरह उसकी मौत का इस्तकबाल करने को तैयार थी। बुखार तेज था, दिमाग तप रहा था। निकी ने एक के बाद एक कई तकलीफदेह बातें सोच लीं, तो बुखार और तेज हो गया और उस पर हैजानी कैफियत तारी हो गई। वह जल्दी जल्दी बेतुकी बातें करने लगी। मरीज पुरसी करने वाली औरतों ने एक दूसरे की तरफ मायनेखेज निगाहों से देखा, जो उठकर जाने वाली थीं। निकी का वक़्त करीब देखकर फिर बैठ गईं। निकी बके जा रही थी। ऐसा मालूम होता था कि वो किसी से लड़ रही है। मैं तेरी हश्त पश्त को अच्छी तरह जानती हूं। जो कुछ तूने मेरे साथ किया है वो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता। मैंने अपने खाविंद की 10 बरस गुलामी की। उसने मार मार के मेरी खाल उधेड़ दी, पर मैंने अब तक न की। अब तूने मुझ पर ये जुल्म शुरू किए हैं। फिर वो कमरे में जमा औरतों को फटी फटी नजरों से देखती। तुम यहां क्या करने आई हो? नहीं नहीं, मैं किसी फीस पर भी लड़ने के लिए तैयार नहीं। तुम में से हर एक के ऐब वही हैं, पुराने, सदियों के पुराने, जो कीड़े फामों में हैं, वही तुम सब में हैं। तुम में से करीब करीब हर एक का खसम रंडीबाज है। जो बुरी बीमारी फातों के खविंद को लगी है, वही जन्नते के घर वालों को चिमटी हुई है। तुम सब कोढ़ी हो, और ये कोट तुमने मुझे भी दे दिया है। लानत हो तुम सब पर खुदा की, खुदा। और वो हंसने लगती। मैं उस खुदा को भी जानती हूं, उसकी हश्त पश्त को अच्छी तरह जानती हूं। ये क्या दुनिया बनाई है तूने? ये दुनिया जिसमें गाम है, जिसमें फामा है जो अपने खाविंद को छोड़कर दूसरों के बिस्तर गरम करती है और मुझे फीस देती है। 20 रुपए गिनकर मेरे हाथ पर रखती है कि मैं नूर फशां के पुराने यारों का पोल खोलूं, और फशां मेरे पास आती है कि निकी ये 5 ज्यादा ले और जाओ अमीना से लड़ो। वो मुझे सताती है। ये क्या चक्कर चलाया हुआ है तूने अपनी दुनिया में? मेरे सामने आ, जरा मेरे सामने आ। आवाज निकी के हलक में रुकने लगी। थोड़ी देर के बाद घुंघरू बजने लगा। तशन्नुस से वो पेचोताब खा रही थी और हिजियानी कैफियत में चिल्ला रही थी, गाम मुझे न मार, ओ गाम, ओ खुदा मुझे न मार, ओ खुदा, ओ गाम, ओ खुदा, ओ गाम। बड़बड़ाती हुई आखिर निकी बीमार पर्स औरतों के अंदाजे के ऐन मुताबिक मर गई। Please subscribe our channel and press the bell icon.